नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम 24 मार्च यानी आज की तीनों शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है। इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं 50 प्रश्न। ये 100% करेक्ट क्वेश्चन होंगे जो कि आज की तीनों शिफ्टों में पूछे हुए हैं। हमने क्वेश्चन के आगे मेंशन कर दिया है कि कौन सा क्वेश्चन किस शिफ्ट का है, तो आप लोगों को ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि ये क्वेश्चन किस शिफ्ट का है। हमने मेंशन कर दिया है कि ये क्वेश्चन इस शिफ्ट का है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले यदि आप लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। जो लोग हमारे अभी तक ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए वो सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर क्लिक करके आप लोग जरूर जुड़िए। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि संत तुकाराम द्वारा रचित अभंग मुख्य रूप से किस भाषा में लिखे गए हैं। अभंग जो है वो किस भाषा में लिखे गए हैं, ये क्वेश्चन जो है आज की फर्स्ट शिफ्ट का है। ये देखिए हमने मेंशन कर दिया है। ऑप्शन है संस्कृत, मराठी, हिंदी या कन्नड़। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मराठी। मराठी करेक्ट है। डिटेल सोल्यूशन और फैक्ट के साथ देखते हैं क्योंकि एग्जाम में जो है फैक्ट से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो संत तुकाराम महाराष्ट्र के क्या थे, महान संत थे और कवि और समाज सुधारक भी थे। उन्होंने अपनी भक्ति रचनाएं अभंग के रूप में लिखी जो सरल, भावनात्मक और आम जनता की भाषा में थी। अच्छा, भाषा का चयन किस प्रकार करते थे? तो संत तुकाराम ने अपने भाषा में जो है अभंग मराठी भाषा में लिखे हैं। ठीक, किस में लिखे हैं? अभंग मराठी भाषा में लिखे हैं ताकि सामान्य लोग भी उसे समझ सकें। आगे के शिफ्टों में पूछा जा सकता है कि ये अभंग क्या है। अभंग क्या है? तो अभंग एक प्रकार की भक्ति कविता होती है जो भगवान की स्तुति और भक्ति को व्यक्त करती है। ठीक है। अच्छा, भक्ति आंदोलन से संबंध इनका क्या था, ये भी पूछा जा सकता है। तो संत तुकाराम जो हैं वो भक्त मूवमेंट के प्रमुख संतों में से एक थे। और अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सरल और लोक भाषा का प्रयोग क्यों किया गया। सरल और लोक भाषा का प्रयोग क्यों किया गया? तो उन्होंने कठिन संस्कृत के बजाय सरल मराठी का प्रयोग किया जिससे उनकी रचनाएं जन जन तक पहुंच सके। तो मेन मकसद क्या क्या था? जन जन तक उनकी भाषा को पहुंचाना। विषय वस्तु क्या थी? तो उनके अभंगों में भगवान विठोबा के प्रति गहरी भक्ति दिखाई देती है। ठीक है। अच्छा, उनको उन्होंने जो समाज सुधार का संदेश दिया था वो क्यों दिया था? तो उनकी रचनाओं में जो है जाति और पात के विरोध और समानता का संदेश भी मिलता है। ठीक है, तो इसलिए वो समाज सुधारक थे। ठीक है। साहित्य का महत्व, संत तुकाराम के अभंग मराठी साहित्य की मूल धरोहर माने जाते हैं और आज भी जो गाए जाते हैं। अच्छा, इस आंसर का कंक्लूजन क्या है, निष्कर्ष क्या है? तो इसका निष्कर्ष यही है कि संत तुकाराम ने अपने अभंग मराठी भाषा में लिखे ताकि उनकी भक्ति और संदेश आम लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो मेन कंक्लूजन यही है और ये 7 पॉइंट हमने इसलिए बताए हैं ताकि जो है आप लोग, जिन बच्चों का आगे एग्जाम उनके लिए जो है यहाँ से क्वेश्चन बने तो आप लोग कर लोगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 किस विषय से संबंधित है। यह क्वेश्चन जो है शिफ्ट सेकंड का है। ठीक है, शिफ्ट सेकंड का है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 जो संबंधित है वो संबंधित है मानव तस्करी और बंधुआ यानी कि जबरन श्रम का निषेध से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। डिटेल सॉल्यूशन देख लेते हैं। आर्टिकल 23 जो है भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है और यह शोषण के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। इसका मुख्य उद्देश्य, यह अनुच्छेद मानव तस्करी यानी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग और जबरन बंधुआ श्रम यानी फोर्स लेबर को प्रतिबंधित करता है। मौलिक अधिकार का हिस्सा भी है, यह फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आता है। ठीक है, और यह सभी पर लागू होता है। यह अधिकार भारत के नागरिकों के साथ साथ गैर नागरिकों पर भी लागू होता है और यह दंडनीय अपराध है। ठीक है, क्या है? दंडनीय अपराध है। मानव तस्करी और जबरन श्रम कानून अपराध है और इनके लिए सजा का प्रावधान है। अनुच्छेद 24 से संबंधित है। आर्टिकल 24 जो बच्चों को खतरनाक कार्यों में लगाने पर रोक लगाता है और अस्पष्टता से अस्पष्टता का उन्मूलन आर्टिकल 17 के अंतर्गत आता है। और महत्व इसका क्या है? यह अनुच्छेद समाज में समानता और मानव गरिमा की रक्षा करता है। और इसका निष्कर्ष क्या है, कंक्लूजन क्या है? तो अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और जबरन श्रम के निषेध से संबंधित है जो नागरिकों का शोषण से बचाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है कि शेर ए पंजाब की उपाधि किन व्यक्तियों से संबंधित है। ये जो है सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन था।
शेर पंजाब की उपाधि किन व्यक्तियों से संबंधित है? ऑप्शन हैं केवल लाला लाजपत राय, केवल महाराजा रणजीत सिंह, लाला लाजपत राय और महाराजा रणजीत सिंह, और ऑप्शन डी है भगत सिंह और सुखदेव। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय और महाराजा रणजीत सिंह। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। लाला लाजपत राय और महाराणा रणजीत सिंह दोनों को ही शेर ए पंजाब की उपाधि से सम्मानित किया गया था। उपाधियों का अर्थ क्या होता है? तो शेर ए पंजाब का अर्थ है पंजाब का शेर, जो वीरता और नेतृत्व का प्रतीक है। ठीक है। और महाराजा रणजीत सिंह कौन थे? तो महाराजा रणजीत सिंह सिख समाज के संस्थापक थे। कौन थे? सिख समाज के संस्थापक थे, और अपनी बहादुरी के कारण यह उपाधि उन्हें प्राप्त की गई है। लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता थे, जिन्हें उनके साहस के कारण शेर पंजाब कहा गया। स्वतंत्रता संग्राम में योगदान इन दोनों का क्या था? तो लाला लाजपत राय और जो ये थे इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के अग्रणी नेता में से एक थे। ठीक है। रणजीत सिंह का साम्राज्य, उन्हें पंजाब के क्षेत्र में एक शक्तिशाली और संगठित राज्य की स्थापना की। ठीक है। और प्रतीकात्मक उपाधि, यह उपाधि किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि वीरता दिखाने वाले महान व्यक्तियों को दी जाती है। ऐतिहासिक महत्व क्या है इसका? दोनों व्यक्तियों ने अपने अपने समय में पंजाब और भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, इसका ऐतिहासिक महत्व है। लास्ट में इसका कंक्लूजन क्या है? शेर पंजाब की उपाधि लाला लाजपत राय और महाराजा रणजीत सिंह दोनों को उनके साहस और योगदान के कारण दी गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि पल्लव वंश की प्रमुख राजधानी किस स्थान पर स्थित है? यह क्वेश्चन जो है फर्स्ट शिफ्ट का है। पल्लव वंश की प्रमुख राजधानी किस स्थान पर स्थित है? यह क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट का है। ऑप्शन है तंजावुर, और ऑप्शन बी है कांचीपुरम, ऑप्शन सी है मुदौरे, और ऑप्शन डी है महाबलीपुरम। तो इसका जो है सही जवाब हो जाता है कांचीपुरम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। पल्लव जो थे वो दक्षिण भारत का एक शक्तिशाली और प्रसिद्ध राजवंश था, जिसने लगभग 4वीं से 9वीं शताब्दी तक शासन किया। अच्छा, राजधानी क्या थी? तो पल्लव वंश की मुख्य राजधानी जो थी वो कांचीपुरम थी, जो आज तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ? तमिलनाडु में स्थित है। और राजनीतिक केंद्र क्या था? तो कांचीपुरम उस समय प्रशासन, शिक्षा और धर्म के प्रमुख केंद्र थे। ये राजनीतिक केंद्र है। महाबलीपुरम का महत्व क्या है? महाबलीपुरम पल्लव का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह और संसदीय स्थल था, लेकिन राजधानी नहीं थी। और प्रमुख शासक कौन थे? नरसिम्हावर्मन। ठीक है, पल्लव वंश के महान शासकों में से एक थे, जिन्हें साम्राज्य का विस्तार किया। और वास्तुकला का विकास, तो पल्लव काल में मंदिर निर्माण और शिल्पकला का अद्भुत विकास हुआ, और विशेषकर राक कट मंदिर। धार्मिक महत्व क्या था? तो कांचीपुरम को जो सिटी ऑफ 1000 टेम्पल भी कहा जाता है, जो इसकी धार्मिक महत्वता को दर्शाता है। शिक्षा का केंद्र क्या था? यह नगर प्राचीन काल में विद्युत और संस्कृत का प्रमुख केंद्र माना जाता था। अच्छा, कंक्लूजन क्या है? तो पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम थी, जो उस समय दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 72वें यानी कि 72 देशों की साइबर सुरक्षा से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय बैठक किस शहर में आयोजित की गई? यह क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट का था। 72 देशों की साइबर सुरक्षा से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय बैठक किस शहर में आयोजित की गई? ऑप्शन है बैंकॉक, हनोई, सिंगापुर या जकार्ता। तो सही जवाब है हनोई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, देखते हैं। हनोई में 72 देशों की एक महत्वपूर्ण साइबर सुरक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें वैश्विक स्तर पर साइबर खतरों से निपटने पर चर्चा हुई। अच्छा, स्थान क्या है? यह बैठक हनोई वियतनाम की राजधानी में आयोजित की गई थी। ठीक, किसकी राजधानी? वियतनाम। भागीदारी किसकी थी? इस सम्मेलन में 72 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो 72 देशों की भागीदारी थी इसमें। मुख्य उद्देश्य क्या था? तो साइबर अपराध, हैकिंग और डेटा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर सहयोग बढ़ाना था इसका मुख्य उद्देश्य। वैश्विक महत्व, साइबर सुरक्षा आज के डिजिटल युग में एक बड़ी चुनौती बन चुकी है, ये वैश्विक महत्व है। तकनीकी सहयोग, देशों के बीच सूचना साझा करना और सुरक्षा उपायों को मजबूत करने पर जोर दिया गया। डिजिटल सुरक्षा, यह बैठक इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म को सुरक्षित बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, इस तरह की बैठक वैश्विक स्तर पर शांति और सुरक्षा बनाए रखने में मदद करती हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है। तो इसका निष्कर्ष क्या है? 72 देशों की साइबर सुरक्षा बैठक हनोई यानी कि वियतनाम में आयोजित की गई, जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और डिजिटल सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय बागी सैनिकों ने अपने सर्वोच्च नेता के रूप में किसे स्वीकार किया था? ठीक है,
1857 के विद्रोह के समय बागी सैनिकों ने अपने सर्वोच्च नेता को किस रूप में स्वीकार किया था? ये क्वेश्चन शायद फर्स्ट शिफ्ट का है, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट का है, इसमें मेंशन नहीं किया है। नाना साहब, बहादुर शाह जफर, तात्या टोपे या वक्त खान? तो देख लेते हैं। बहादुर शाह जफर इज राइट, ऑप्शन नंबर बी। रिवोल्ट ऑफ 1857 भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में सैनिकों और शासकों ने भाग लिया। नेतृत्व का चयन, विद्रोही सैनिकों ने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित किया, जो उस समय अंतिम मुगल सम्राट थे। और प्रतीकात्मक भूमिका किसकी थी? तो बहादुर शाह जफर की भूमिका अधिकतर प्रतीकात्मक यानी कि सिंबॉलिक थी, क्योंकि वे वृद्ध थे और वास्तविक शक्ति सीमित थी। दिल्ली का केंद्र, देखो विद्रोह का मुख्य केंद्र दिल्ली में बना, ठीक है, विद्रोह का मुख्य केंद्र कौन बना? दिल्ली बना, जहां जफर को सम्राट घोषित किया गया। किसे? जफर को सम्राट घोषित किया गया। मुगल सत्ता का पुनर्जीवन प्रयास, तो सैनिकों ने मुगल शासन को जो है पुनः स्थापित करने की कोशिश की। किसने? सैनिकों ने। अन्य प्रमुख नेता नाना साहेब, तात्या टोपे और कौन थे? भक्त खान भी इस विद्रोह के महत्वपूर्ण नेता थे, लेकिन सर्वोच्च नेता जफर को माना जाता है। ब्रिटिश विरोध, यह विद्रोह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ था, ठीक है, तो ब्रिटिश विरोध था। परिणाम क्या हुआ? विद्रोह असफल रहा, लेकिन इसने भारत की स्वतंत्रता की नींव रखी और आगे के आंदोलन को प्रेरित किया। निष्कर्ष क्या? 1857 की क्रांति में विद्रोह सैनिकों ने बहादुर शाह जफर को अपना नेता चुना, जिससे विद्रोह को एकीकृत दिशा और पहचान मिली। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में अभिनेता मोहनलाल को किस सम्मान से नवाजा गया? ये क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट का है। पद्म भूषण, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार या भारत रत्न या राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता? तो ये दादा साहेब फाल्के इज करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। देख लेते हैं। हाँ, दादा साहेब फाल्के बिल्कुल सही जवाब है। मोहनलाल भारतीय सिनेमा के महान अभिनेता में से एक हैं, जिन्हें विशेष रूप से मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। पुरस्कार की जानकारी, सितंबर 2025 में मोहनलाल को दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान है। दादा साहेब फाल्के। सिनेमा में योगदान, मोहनलाल ने 300 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया और कई भाषाओं में काम किया। पुरस्कार का महत्व, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा और आजीवन योगदान के लिए जाना जाता है। राष्ट्र पहचान, यह पुरस्कार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा प्रदान किया जाता है। अन्य पुरस्कार क्या हैं? तो मोहनलाल को कई नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिल चुके हैं। फिल्म इंडस्ट्री में स्थान, वे मलयालम सिनेमा के सबसे प्रभावशाली अभिनेता में गिने जाते हैं। लोकप्रियता क्यों थी उनकी? उनकी अभिनय शैली और विविध भूमिकाओं के कारण वे पूरे भारत में लोकप्रिय थे। निष्कर्ष क्या है? कंक्लूजन, तो सितंबर 2025 में मोहनलाल को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो उनके लंबे उत्कृष्ट फिल्मी करियर का सम्मान है। अगला क्वेश्चन है, केरल की महिलाओं द्वारा प्रस्तुत वह कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जिसे जादूगरनी का नृत्य कहा जाता है? ये क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट का है, ठीक है। कथकली, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी या ओटकम थुल्लाल? तो इसका सही जवाब है मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम केरल की एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य शैली है, जिसे इनकी कोमलता, लय और भाव भंगिकाओं के कारण उन्हें जादूगरनी का नृत्य कहा जाता है, ठीक है। नाम का अर्थ क्या है? मोहिनी का अर्थ है आकर्षित करने वाली, क्या है? आकर्षित करने वाली। और अट्टम का अर्थ है नृत्य, ठीक है, आकर्षित करने वाली और नृत्य। और केवल महिलाओं का नृत्य, यह नृत्य मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसकी शैली बहुत ही सौम्य यानी कि ग्रेसफुल होती है। और पौराणिक संबंध क्या है? इसका संबंध मोहिनी से है, जो भगवान विष्णु का एक रूप है। नृत्य की विशेषता क्या है? इसमें धीमी, लयबंद और गोलाकार यानी कि सर्कुलर गतियाँ होती हैं, ठीक है। पोशाक क्या है? परंपरा सफ़ेद और सुनहरे बॉर्डर वाली साड़ी पहनकर यह नृत्य किया जाता है। अन्य नृत्य से अंतर क्या है? तो कथकली की तरह यह उग्र नहीं है, बल्कि बहुत ही कोमल और भावपूर्ण नृत्य है। सांस्कृतिक महत्व क्या है? यह केरल की संस्कृति और परंपराओं का महत्वपूर्ण हिस्सा है और पूरे भारत में प्रसिद्ध है, ठीक है। तो कंक्लूजन लास्ट में यही है कि केरल की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला मोहिनीअट्टम नृत्य जादूगरनी का नृत्य कहलाता है, जो अपनी सुंदरता और आकर्षण के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, जल प्रदूषण का सबसे प्रमुख स्रोत क्या माना जाता है? जल प्रदूषण का सबसे प्रमुख स्रोत क्या माना जाता है? ये फर्स्ट का क्वेश्चन है। उद्योग, सीवेजल,
वनों की कटाई या कृषि अपशिष्ट। तो सीवेज जल, वाटर पॉल्यूशन वह स्थिति है जब जल स्रोत, नदी, झील, समुद्र आदि हानिकारक पदार्थों से दूषित हो। ठीक है। मुख्य कारण क्या है? जल प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण सीवेज जल यानी कि घरेलू गंदा पानी है। ठीक है, इसको सीवर भी बोलते हैं, जो बिना शुद्ध किए सीधे जल स्रोत में छोड़ दिया जाता है। ठीक है। और सीवेज में क्या होता है? इसमें मानव अपशिष्ट, साबुन, डिटर्जेंट और हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं। स्वास्थ्य का प्रभाव, इसे जो है इससे जो है कोलेरा और टाइफाइड जैसी बीमारियां होती हैं। औद्योगिक योगदान, उद्योग भी प्रदूषण फैलाते हैं, लेकिन सबसे अधिक मात्रा में गंदा पानी घरेलू सीवेज से आता है। पर्यावरण का प्रभाव, जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे जलीय जीवों को नुकसान पहुंचता है। नियंत्रण का उपाय, सीवेज को शुद्ध यानी कि ट्रीटमेंट करके ही जल स्रोत में छोड़ना चाहिए। वैश्विक समस्या, यह समस्या केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है। निष्कर्ष क्या है? यह प्रदूषण का मुख्य कारण सीवेज जल है, जो बिना शुद्ध किए जल स्रोत में जाने वाले पानी को भी अधिक दूषित करता है। अगला क्वेश्चन, भारत में मल्टी ब्रांड ट्रेंडिंग यानी एमबीआरटी में सरकारी स्वीकृति मार्ग के तहत अधिनियम एफडीआई सीमा कितनी निर्धारित की गई? शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। 49%, 51, 74 या 100? तो 51%। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि एफडीआई का अर्थ है किसी विदेशी कंपनी या निवेशक द्वारा भारत में सीधे निवेश करना। एफडीआई सीमा, भारत में मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेंडिंग एमबीआरटी में एफडीआई की अधिकतम सीमा जो है 51% निर्धारित है। सरकारी मार्ग, अप्रूवल रूट, एमबीआरटी में एफडीआई केवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अनुमति अप्रूवल रूट से किया जा सकता है। मल्टी ब्रांड रिटेल क्या है? इसमें एक ही स्टोर में कई ब्रांड के उत्पादन बेचे जाते हैं, और जैसे कि सुपर मार्केट। और नीति का उद्देश्य क्या है? इस सीमा का उद्देश्य छोटे व्यापारियों और किराना दुकानों के हितों की रक्षा करना है। पांचवा पॉइंट क्या है? शर्तें क्या है? इसकी कंडीशन क्या है? तो विदेशी निवेश के साथ कुछ शर्तें लागू होती हैं, जैसे लोकल सोर्सिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश। इसकी कुछ कंडीशन है। सिंगल ब्रांड में अंतर क्या होता है? सिंगल ब्रांड से अंतर क्या होता है? सिंगल ब्रांड रिटेल में एफडीआई की सीमा अलग यानी कि 100% हो सकती है, लेकिन एमबीआरटी में यह सीमित है। कितनी? 51%। आर्थिक प्रभाव क्या है? इससे विदेशी कंपनियों का प्रवेश नियंत्रित होता है और घरेलू बाजार संतुलित रहता है। अच्छा, इसका निष्कर्ष क्या है? कंक्लूजन क्या है? तो भारत में मल्टी ब्रांड रिटेल यानी कि एमबीआरटी में एफडीआई की अधिकतम सीमा कितनी है? 51%, जो सरकार की अनुमति से ही लागू होती है। अगला क्वेश्चन है, सतत विकास लक्ष्यों यानी कि एसडीजीएस में लक्ष्य संख्या 12 और 13 किससे संबंधित है? सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। और इसका जो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी है। SDG 12 जिम्मेदार उपभोक्ता और उत्पादन, और SDG 13 जलवायु कार्रवाई। सही जवाब है। यूनाइटेड नेशन द्वारा निर्धारित सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी कि SDGs 17 वैश्विक लक्ष्य है, जिसका उद्देश्य 2030 तक दुनिया की बेहतर और टिकाऊ बनाना है। SDG 12 क्या है? इसका उद्देश्य जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन यानी कि रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन को बढ़ावा देना। खपत और प्रोडक्शन। SDG 13 क्या है? यह जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट एक्शन से निपटने और उसके प्रभाव को कम करने पर केंद्रित है। अच्छा, पर्यावरण संरक्षण क्या होगा इससे? दोनों लक्ष्य पर्यावरण की सुरक्षा और संसाधनों के सही उपयोग से जुड़े हैं। अच्छा, वैश्विक लक्ष्य क्या है इसका? तो लक्ष्य पूरी दुनिया के देशों द्वारा अपनाए गए हैं, यही इसका वैश्विक लक्ष्य है। संसाधनों का संतुलन क्या है? SDG 12 प्राकृतिक संसाधनों के संतुलन उपयोग पर जोर देता है। अच्छा, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव क्या होगा? SDG 13 ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु संकट से निपटने के उपायों को बढ़ावा देता है। 2030 का एजेंडा क्या है? सभी एसडीजीएस को 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य ये एजेंडा है। निष्कर्ष क्या निकलता है? कंक्लूजन यही है कि SDG 12 और 13 क्रमशः जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन तथा जलवायु कार्रवाई से संबंधित हैं, जो पर्यावरण संरक्षण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यही इसका निष्कर्ष है। अगला क्वेश्चन है, काकोरी कांड जो 1925 में हुआ था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं दी गई थी? ठीक है, नहीं देख लेना, नहीं दी गई थी। सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है।
ऑप्शन है राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी या चंद्रशेखर आज़ाद। तो सही जवाब है चंद्रशेखर आज़ाद। काकोरी ट्रेन रोबरी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसमें क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश सरकार के खजानों को लूटकर आंदोलन के लिए धन जुटाने का प्रयास किया। घटना का वर्ष क्या था? ये घटना थी काकोरी कांड 9 अगस्त 1925। मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया के खिलाफ क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन जुटाना था। ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया जो मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में चल रही थी, उसके खिलाफ जो है क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन जुटाना था। फांसी दिए गए क्रांतिकारी कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक खां मतलब अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र राजेंद्र लहरी और रोशन सिंह को फांसी दी गई। चंद्रशेखर आज़ाद की स्थिति। चंद्रशेखर आज़ाद इस कांड में शामिल थे, लेकिन वे पकड़े नहीं गए और इसलिए उन्हें फांसी नहीं दी गई। अन्य सीमाएं क्या सजाएं क्या थी? कई अन्य क्रांतिकारियों को आजीवन कारावास और लंबी सजाएं दी गई। क्रांतिकारियों का संगठन। यह घटना हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन द्वारा की गई थी। ऐतिहासिक महत्व क्या है? इस घटना ने स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा और प्रेरणा दी। कंक्लूजन क्या है? निष्कर्ष क्या है? काकोरी कांड में चंद्रशेखर आज़ाद को फांसी नहीं दी गई क्योंकि वे अंग्रेजों के साथ हाथ नहीं लगे थे और अंत तक स्वतंत्र रहे। अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? इसका थीम 2026 का क्या था? सेकंड शिफ्ट का है। तो इसका सही जवाब हो जाता है 2 फरवरी। क्या था? 2 फरवरी। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। वर्ल्ड क्या लिखा? वर्ल्ड वेटलैंड डे, यानी कि 2 फरवरी वेटलैंड फॉर अ सस्टेनेबल अर्बन फ्यूचर। तो वर्ल्ड वेटलैंड्स डे हर वर्ष आर्द्र भूमियों यानी कि वेटलैंड्स के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। तिथि क्या है? 2 फरवरी। शुरुआत का कारण, ये दिन रामसर कन्वेंशन 1971 को अपनाया गया। 2026 की थीम, इसकी थीम थी वेटलैंड्स फॉर अ सस्टेनेबल अर्बन फ्यूचर। आर्द्रभूमि क्या है? ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पानी स्थायी या अस्थायी से मौजूद रहता है, जैसे झील, दलदल, नदी किनारे आदि। पर्यावरण महत्व, ये जैव विविधता को बनाए रखने और बाढ़ नियंत्रण में मदद करते हैं। वैश्विक भागीदारी, दुनिया भर के देश ये दिन मनाकर आर्द्रभूमि संरक्षण पर जोर देते हैं। भारत में महत्व, भारत में कई रामसर स्थल हैं जो पर्यावरण के महत्वपूर्ण है। निष्कर्ष, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है और 2026 की थीम जो है वेटलैंड फॉर अ सस्टेनेबल अर्बन फ्यूचर थी, जो शहरी विकास और पर्यावरण संतुलन पर जोर देती है। ठीक है, तो बस आज की क्लास में इतने क्वेश्चन हमने आपको करा दिए। सारे रियल क्वेश्चन थे, 100% रियल। एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं देखने को मिला होगा जो नहीं पूछे गए। ठीक है, तो सारे रियल क्वेश्चन हैं जो कि हमने आपको करा दिए हैं। हम मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए आप लोग जय हिंद। एक बात और कहना है कि जो हम आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक देंगे, वहाँ पर आप लोग क्वेश्चन शेयर कर देना। ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर क्वेश्चन शेयर करना ताकि जो आगे बच्चों की मदद कर सके। ठीक है, मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।